हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वित्त वर्ष 2026-27 के बिहार बजट के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। हाल ही में बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा 3 फरवरी 2026 ईस्वी को बिहार बजट को पेश किया गया था। तो हम लोग आज के इस वीडियो में बिहार बजट वित्त वर्ष 2026-27 के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। आइए अब हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। इसका जो पीडीएफ है वह हमारे प्रीलिम्स करंट अफेयर पेड ग्रुप पे सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग प्रीलिम्स करंट अफेयर पेड ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग प्रीलिम्स करंट अफेयर पेड ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह पेड ग्रुप जो है 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आइए अब हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। इसके पूर्व के वीडियो में हमने केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में डिस्कस किया था, उसके शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया था। तो केंद्रीय बजट का कुल आकार कितना था? 53.47 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, यह केंद्रीय बजट का आकार। ठीक है, बिहार बजट का आप आकार देखेंगे वित्त वर्ष 2026-27 में, तो बिहार बजट का आकार है 3,47,589.76 करोड़ रुपया, यानी कि लगभग 3,47,590 करोड़ रुपया बिहार बजट का आकार है। ठीक है, यहाँ पे 2-3 सवाल महत्वपूर्ण हैं। पहला यह कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बिहार बजट में कितने रुपये की वृद्धि हुई है। अगर रुपये में वृद्धि पूछा जाएगा तो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बार के बजट में 30,694 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। अगर प्रतिशत में वृद्धि पूछा जाए कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बिहार बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 9.68% की वृद्धि हुई है। पिछले बार में बजट का आकार 3,16,895 करोड़ रुपया था। इस बार 30,694 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ बजट बढ़कर हो गया 3,47,589.76 करोड़ रुपए। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो बजटीय आवंटन में बजट की राशि में 9.68% की वृद्धि हुई है पिछले वित्त वर्ष की तुलना में, वित्त वर्ष 2026-27 में। ठीक है, तो यह हो गया है बिहार बजट का कुल आकार। यहाँ से 3 सवाल महत्वपूर्ण है। पहला, बिहार बजट का आकार कितना है, पिछले वर्ष की तुलना में कितने रुपये की बजट में वृद्धि हुई है, और पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की बजट में वृद्धि हुई है बजटीय राशि में। ठीक है, तो ये 3 सवाल यहां से महत्वपूर्ण है। अब आइए कुल प्राप्ति। ठीक है, कुल प्राप्ति यानी कि कुल आय भी इसे आप कह सकते हैं। कुल आय, कुल प्राप्ति बिहार सरकार को इस वित्त वर्ष में कितना होगा? 3,47,752.60 करोड़ रुपया सरकार को इस बार कुल आय होगा। इसमें से राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति दोनों का डेटा आपको याद रखना है। राजस्व प्राप्ति 2,85,277.11 करोड़ रुपया यह राजस्व प्राप्ति होगा, और पूंजीगत प्राप्ति 62,475 करोड़ रुपया पूंजीगत प्राप्ति होगा। ठीक है, सरकार की कुल प्राप्ति या कुल आय 3,47,752.60 करोड़ रुपया। इसमें से राजस्व प्राप्ति 2,85,277 करोड़ रुपया और पूंजीगत प्राप्ति 62,475 करोड़ रुपया। अब आइए कुल व्यय। कुल व्यय है कुल व्यय है 3,47,589.76 करोड़ रुपया, यानी कि बजट का जो आकार है वही कुल व्यय है। ठीक है, इसमें से राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय इसे भी आपको याद रखना है। राजस्व व्यय है 2,84,133.92 करोड़ रुपया। कुल व्यय का 81.74% जो है वह राजस्व व्यय है, और कुल व्यय का 18.26% जो है वह पूंजीगत व्यय है। इससे ये डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ठीक है, राजस्व प्राप्ति 2,85,277 करोड़ रुपया और राजस्व व्यय 2,84,133 करोड़ रुपये। पूंजीगत प्राप्ति 62,475 करोड़ रुपया पूंजीगत प्राप्ति है, और पूंजीगत व्यय 63,455 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय है। राजस्व व्यय कुल व्यय का 81.74% राजस्व व्यय है, और पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 18.26% है। ठीक है, तो यह काफी महत्वपूर्ण है। कुल प्राप्ति या कुल आय, कुल व्यय। ठीक है, अब आइए स्कीम व्यय या स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय। देखिए, कुल व्यय की जो राशि है जो सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, उसमें से कुल व्यय में से
1,22,155 करोड़ रुपया स्कीम पर खर्च किया जाएगा, स्कीम व्यय है। और 2,25,434 करोड़ रुपया स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय है। ठीक है। केंद्र सरकार से प्राप्त कुल राजस्व, देखिए केंद्र सरकार के द्वारा जो राजस्व आवंटित की जाती है वह दो हिस्सों में प्रोवाइड की जाती है। पहला जो होता है वह करों में हिस्सा और दूसरा होता है केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान। ठीक है। तो केंद्र सरकार से प्राप्त कुल राजस्व कितना है, तो बिहार को केंद्र सरकार से कुल राजस्व जो प्राप्ति होगी वह 2,10,074 करोड़ रुपया। ठीक है, याद रखेंगे 2,10,074 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से प्राप्त कुल राजस्व होगा। इसमें से करों में हिस्सा होगा 1,58,178 करोड़ रुपया करों में हिस्सा होगा और सहायता अनुदान के रूप में हम केंद्र सरकार से 51,895 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार से कुल राजस्व प्राप्ति होगी 2,10,074 करोड़ रुपये। इसमें से हमें करों में हिस्सा के रूप में 1,58,000 करोड़ रुपया और सहायता अनुदान के रूप में 51,895 करोड़ रुपया प्राप्त होंगे। अब आइए राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा जो है वह 39,111.80 करोड़ रुपया 2.99% हमारा राजकोषीय घाटा होगा। ठीक है, राजकोषीय घाटा याद रखेंगे 2.99%। सॉरी, राजकोषीय घाटा होगा 39,111.80 करोड़ रुपया या इसे प्रतिशत के रूप में याद रखेंगे 2.99%। राजस्व बचत कितना होगा, राजस्व बचत 1143.19 करोड़ रुपया होगा राजस्व बचत। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे 1143 करोड़ रुपया राजस्व बचत हो गया और राजकोषीय घाटा 39,111 करोड़ रुपया। राजस्व बचत जो है वह जीएसडीपी का 0.09% है और राजकोषीय घाटा 2.99% है। जीएसडीपी का 0.09%, जीएसडीपी कितना है तो 13,09,155 करोड़ रुपया बिहार का जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। ठीक है, याद रखेंगे 13,09,155 करोड़ रुपया बिहार का जीएसडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। अगर राजस्व बचत देखा जाए तो जीएसडीपी का 0.09% यानी कि 1143 करोड़ रुपया बिहार का राजस्व बचत है। राजस्व बचत कैसे निकालेंगे तो राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व बचत व्यय जो होगा वह राजस्व बचत कहलाएगा। बचत कैसे होगी, जो हमारी आय होगी प्राप्ति होगी उसमें से जो हम खर्च करेंगे उसको घटा देंगे तो वह हमारी बचत राशि होगी। ठीक है, तो राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय ऊपर हमने आंकड़ा डिस्कस किया था। राजस्व प्राप्ति कितना है तो राजस्व प्राप्ति है 2,85,277 करोड़ रुपया और राजस्व व्यय कितना है 2,84,133 करोड़ रुपया। तो राजस्व प्राप्ति में से हम राजस्व व्यय को घटा देंगे, राजस्व आय में से राजस्व व्यय को घटा देंगे तो जो पैसा जो बचेगा वह हमारा कहलाएगा राजस्व बचत। ठीक है, तो राजस्व बचत कितना हो गया, दोनों को लेस करेंगे तो 1143 करोड़ रुपया जो होता है वह राजस्व बचत होगा। ठीक है, देखिए 2,85,277.11 माइनस 2,84,133.92 करोड़, इसको माइनस किया जाएगा तो 1143.19 करोड़ रुपया बचेगा और यही हमारा राजस्व बचत है। तो राजकोषीय घाटा राजस्व बचत इसे आपको याद रखना फिगर के रूप में और प्रतिशत के रूप में। 7 निश्चय के लिए इस बार जो आवंटित की गई राशि है 7 निश्चय 3 के लिए। ठीक है, 7 निश्चय पार्ट 1 2015 से 2020 के लिए, 7 निश्चय पार्ट 2 2020 से 2025 के लिए और हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी प्रदान की गई है। और इस बार के बजट में 7 निश्चय पार्ट 3 के लिए आवंटित राशि है 14,800 करोड़ रुपये। काफ़ी महत्वपूर्ण है, 7 निश्चय पार्ट 3 के लिए आवंटित राशि कितनी है 14,800 करोड़ रुपया। ठीक है, अब है कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ पर खर्च होगा, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। हम लोग प्रीलिम्स करेंट अफेयर पेड ग्रुप के बारे में संक्षिप्त जानकारी को देख लेते हैं। प्रीलिम्स करेंट अफेयर, इसका नाम दिया गया है तेजस 2.0 करेंट अफेयर बैच। यह बेसिकली 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एईडीओ, बिहार एसएससी आदि को ध्यान में रखकर यह तैयार किया गया है और इसकी वैलिडिटी होगी 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, यानी कि जितने करेंट अफेयर के नोट्स जो है मटेरियल है वे सारे 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स तक इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। कौन कौन से इसके तहत मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा तो इसमें प्रत्येक महीने का
प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन का शॉर्ट नोट्स जनवरी 2025 से लेकर एग्जामिनेशन होने तक, चाहे प्रीलिम्स एग्जाम अभी डेट है 26 जुलाई, अगर 26 जुलाई होती है तो ठीक है, अगर अदरवाइज डेट आगे भी बढ़ती है तो उस समय तक आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने तक आपको लगातार जनवरी 2025 से लेकर हर महीने का प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन का शॉर्ट नोट्स इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है। प्रत्येक महीने का बिहार करंट अफेयर का भी नोट्स इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है। 15 दिन के अंतराल पे पीआईबी का नोट्स अपडेट यहाँ पे दिया जाता है। प्लस में परीक्षा मंथन मैगजीन त्रैमासिक पत्रिका है तो परीक्षा मंथन मैगजीन का भी शॉर्ट नोट्स इस ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा में बिहार का बजट या फिर यूनियन बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, बिहार का पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे जो नोट्स है यहाँ पर आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी जो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स वैलिडिटी इसकी होगी, ठीक है। इसमें जुड़ने का जो चार्ज है, फी है 399 रुपया रखा गया है। वन टाइम पेमेंट है 399। दो नंबर है पेमेंट का जो नंबर है वह है 8375934036 या 9870564701। दोनों नंबर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम हर जगह अवेलेबल है। दो में से किसी भी नंबर पे 399 का आप लोग पेमेंट कर दें और दोनों नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, आपको पेड ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ पर आप जुड़ जाएंगे और जुड़ते ही इस पुराने सारे मटेरियल आपको वहाँ पर स्क्रीन पर शो कर देगा और आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो क्वेरी के लिए भी दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। पेमेंट का नंबर सेम है। कॉल करने के लिए, व्हाट्सएप संपर्क करने के लिए सारे नंबर जो है वो यहाँ पर आपको बता दिया गया है। तो तेजस 2.0 यहीं पे इसका बिहार बजट या फिर यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे आदि का पीडीएफ यहीं पे प्रोवाइड किया जाता है। टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है और जैसे आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के बाद आपको इस ग्रुप का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तत्पश्चात आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह हो गया हमारा प्रीलिम्स करेंट अफेयर ग्रुप के बारे में जानकारी। अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं, रुपया कहाँ से आता है, यानी कि बिहार सरकार को राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है, ठीक है। केंद्रीय करों में राज्य का अंश, पूरा जो राज्य सरकार का जो प्राप्ति होती है, ठीक है, रुपया कहाँ से आता है, तो कुल रुपये के 45.49% हिस्सा जो है केंद्रीय करों में राज्य के अंश के रूप में प्राप्त होता है। राज्य सरकार का अपना कर राजस्व से 18.92% प्राप्त होता है, लोक ऋण से 17.81%, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के माध्यम से 14.92%, राज्य का कर भिन्न राजस्व के माध्यम से 2.70% और ऋणों की वसूली के माध्यम से 0.15% हमें राशि प्राप्त होती है। तो रुपया कहाँ से आता है, तो केंद्रीय करों में राज्य के अंश के रूप में 45.49%, राज्य सरकार का कर राजस्व 18.92%, लोक ऋण 17.81%, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 14.92%, राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व के माध्यम से 2.70% और ऋणों की वसूली के माध्यम से 0.15% की प्राप्ति होती है। तो रुपया कहाँ से आता है, यहाँ पे आपको सारा फिगर बता दिया गया है। अब रुपया कहाँ पर जाता है, यानी कि सरकार के द्वारा रुपया कहाँ पर किन क्षेत्रों में इन्वेस्ट की जाती है, तो ये 3 सेक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है और बीपीएससी में ये सीक्वेंस आधार पर पूछा गया है कि इसे आरोही क्रम में बताएं, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, सामाजिक सेवा पे कुल रुपया जो खर्च किया जाता है उसमें सामाजिक सेवा पे 41.55% राशि खर्च की जाती है, यानी कि कुल खर्च राशि का 41.55% राशि सामाजिक सेवा में खर्च की जाएगी। सामान्य सेवा पर खर्च किया जाएगा 28.12% और आर्थिक सेवा पर खर्च किया जाएगा 23.39%, यानी कि घटते क्रम में अगर ये आपको पूछ लिया जाए वहाँ पर एग्जामिनेशन में तो सबसे पहले होगा सामाजिक सेवा, सामाजिक सेवा के बाद होगा सामान्य सेवा और सामान्य सेवा के बाद होगा आर्थिक सेवा, ठीक है। यह सरकार के द्वारा खर्च की जाने वाले यह क्रम है, ठीक है। तो रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ पर जाता है हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। प्रमुख विभागों में बजटीय आवंटन, ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा प्रमुख विभागों में जो बजटीय आवंटन किया गया है उसे देखते हैं। शिक्षा विभाग 68,216 करोड़ रुपये, सर्वाधिक राशि शिक्षा विभाग को आवंटित की गई है 68,216 करोड़ रुपये। ग्रामीण विकास पर बिहार सरकार के द्वारा 23,701 करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा, खर्च किया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवा पर 21,270 करोड़ रुपया, ऊर्जा 18,737 करोड़ रुपया और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 3,446 करोड़ रुपया। ठीक है, शिक्षा 68,216 करोड़ रुपया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक खर्च जो सर्वाधिक बजटीय आवंटन बिहार सरकार के द्वारा किस विभाग पर या किस क्षेत्र पर की जा रही है, तो शिक्षा विभाग 68,216 करोड़ रुपया। ठीक है, बिहार का विकास दर का अनुमान, बिहार बजट के अनुसार 14.9% बिहार में विकास दर का अनुमान है। भारत के कुल मखाना उत्पादन का 85% और लीची उत्पादन का 23% बिहार में उत्पादन होता है। अगर बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित कोई एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग में, तो आप इसे वहां पर इंडिकेट कर सकते हैं कि बिहार बजट 2026-27 के अनुसार भारत के कुल मखाना उत्पादन का 85% और लीची के उत्पादन का 23% बिहार में उत्पादन किया जाता है। तो आपका आंसर काफी ऑथेंटिक होगा, तो इसे आप डेटा को याद रखेंगे। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग बिहार में कितनी है? 374 किलोवाट आवर प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग बिहार में है। अब हम लोग एक एक करके महत्वपूर्ण क्षेत्र को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हमने केंद्रीय बजट में डिस्कस किया था, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग धंधे आदि से संबंधित महत्वपूर्ण सेक्शन को अलग अलग डिस्कस किया था, तो यहाँ भी हम लोग अलग अलग सेक्शन में डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला महत्वपूर्ण सेक्शन है कृषि क्षेत्र। बिहार की 76% आबादी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से जुड़ी हुई है। कुल खाद्यान्न उत्पादन वित्त वर्ष 24-25 का अंतिम अनुमान आकलन के अनुसार 326.26 लाख मीट्रिक टन या कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, जो कि अभी तक का यह सर्वोच्च स्तर है बिहार का। ठीक है, 326.62 लाख टन मीट्रिक टन, इसे आप लोग याद रखेंगे। विभिन्न खाद्यान्न उत्पादन में बिहार का स्थान, मखाना एवं लीची उत्पादन में पहला स्थान है, मक्का उत्पादन में द्वितीय स्थान है, शहद में चौथा स्थान है, चावल उत्पादन में 5वां स्थान है और गेहूं उत्पादन में हमारा 6ठा स्थान है। और चावल उत्पादन में अभी आपने न्यूज़ पढ़ा होगा कि भारत जो है चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला देश बन गया है। ठीक है, तो चावल उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है और बिहार का भारत में 5वां स्थान है। गेहूं उत्पादन में बिहार का भारत में 6ठा स्थान है। ठीक है, शहद उत्पादन में चौथा, मक्का उत्पादन में दूसरा और मखाना और लीची उत्पादन में पहला स्थान है। मखाना उत्पादन हमने बताया कि भारत के कुल मखाना उत्पादन का 85% बिहार में होता है और कुल लीची उत्पादन का 23% बिहार में उत्पादन होता है। तो यह हो गया विभिन्न खाद्यान्न उत्पादन में बिहार का स्थान। बिहार सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण स्कीम इस बार कृषि के संबंध में लॉन्च किए गए हैं। उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्कीम है कर्पूरी सम्मान निधि योजना। पीएम किसान योजना की तर्ज पर जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा पीएम किसान योजना प्रतिवर्ष किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाती है, प्रतिवर्ष 6,000 रुपये जो है वह किसानों को प्रोवाइड की जाती है, 6,000 रुपये वार्षिकी। ठीक है, 2-2 हज़ार रुपये 4-4 महीना के गैप पे प्रोवाइड किया जाता है। तो पीएम किसान योजना की तर्ज पर बिहार सरकार के द्वारा किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रोवाइड करने के उद्देश्य से कर्पूरी सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। तो पीएम किसान योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये प्रोवाइड किए जाते थे और कर्पूरी किसान निधि योजना के तहत किसानों को वार्षिकी 3,000 रुपये सहायता राशि प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि अब प्रत्येक किसान परिवार को कितना राशि वर्ष भर में मिलेगा, तो 6,000 रुपये पीएम किसान योजना के तहत और 3,000 रुपये राज्य सरकार के द्वारा कर्पूरी सम्मान निधि योजना के तहत, यानी कि 9,000 रुपये की अतिरिक्त राशि उनको पूंजी के रूप में वो उनको डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, तो कर्पूरी सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को वार्षिकी कितनी सहायता प्रदान की जाएगी? 3,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इससे 73,37,000 किसान परिवार जो है वह लाभान्वित होंगे। तो कर्पूरी सम्मान निधि योजना इस बार के बजट में सरकार के द्वारा इसे लॉन्च की गई है। बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया। काफी महत्वपूर्ण है। बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है, इसके तहत छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर आदि का निर्माण किया जाएगा और बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के जरिए बिहार के कृषि क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बिहार कृषि एक्सेलरेशन मिशन का भी गठन करने की घोषणा की गई है। राज्य को कृषि, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार कृषि एक्सेलरेशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों गठित की जा रही है? तो राज्य को कृषि स्टार्टअप का हब बनाने, जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के विपणन हेतु समर्पित बाजार उपलब्ध कराने और ग्रामीण कृषि हाट के विकास हेतु बिहार कृषि
एक्सीलरेशन मिशन का गठन किया गया। 7 निश्चय पार्ट 3 के अंतर्गत फसल उत्पादन में वर्ष 2030 तक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। तो किस फसल उत्पादन में कितना वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है उसे देखते हैं। दलहनी फसल का उत्पादन वर्तमान समय में 3.93 लाख मीट्रिक टन होता है और 2030 ईस्वी तक बिहार सरकार के द्वारा इस उत्पादन को बढ़ाकर 11.27 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है। तिलहनी फसल 1.24 लाख मीट्रिक टन अभी उत्पादन होता है, जिसे 2030 तक 4.81 लाख मीट्रिक टन करना है। मक्का उत्पादन को दुगना करना है, अभी 66 लाख मीट्रिक टन मक्का उत्पादन होता है, जिसे 133 लाख मीट्रिक टन बढ़ाकर करना है। फल उत्पादन अभी 2.58 लाख हेक्टेयर किया जाता है, तो इसे बढ़ाकर 3.60 लाख हेक्टेयर करना है। और सब्जी उत्पादन वर्तमान समय में 180 लाख मीट्रिक टन किया जाता है, 2030 तक इसे बढ़ाकर 360 यानी कि डबल 360 लाख मीट्रिक टन करना है। मक्का और सब्जी उत्पादन में दुगनी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। तो 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत फसल उत्पादन में इस प्रकार से सरकार के द्वारा वृद्धि की जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। कृषि के संबंध में और कुछ हम लोग देखें तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के डेटाबेस प्रबंधन हेतु डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन किया जाएगा। कृषि यांत्रिकरण को सुदृढ़ करने के लिए एआई युक्त यांत्रिक कृषि मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। तो एआई युक्त यांत्रिक कृषि मिशन, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। तो कृषि के क्षेत्र में यांत्रिकरण को बढ़ावा देने, तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एआई युक्त यांत्रिक कृषि मिशन का लक्ष्य रखा है। अब आइए सहकारिता क्षेत्र। सहकारिता क्षेत्र के अंतर्गत 200 प्रखंडों में, बिहार में अभी कितने ब्लॉक हैं? 534 ब्लॉक है। 534 ब्लॉक में से 200 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट की स्थापना की जाएगी। तरकारी बिहार सरकार के द्वारा जो सरकार यहाँ पे जो सब्जी का उत्पादन किया जाता है, सब्जी उत्पादन को सरकार के द्वारा तरकारी के नाम से ब्रांडिंग की जा रही है। ठीक है, गांव घर में सब्जी को तरकारी कहा जाता था पहले, तो सब्जी को तरकारी शब्द से इसकी ब्रांडिंग की जा रही है बिहार के सब्जियों को। ठीक है, तो 200 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट की स्थापना की जा रही है। मधुबनी के सकरी एवं दरभंगा के रैयाम में बंद पड़े चीनी मिलों की भूमि पर सहकारी चीनी मिल की भी स्थापना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखेंगे आप लोग, बिहार में सहकारी चीनी मिल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मधुबनी के सकरी में और दरभंगा के रैयाम में बंद पड़े चीनी मिलों की भूमि पर सहकारी चीनी मिल की स्थापना की जाएगी। अब आइए पर्यटन क्षेत्र। पीपीपी मोड पर यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर 2 5 स्टार होटल का निर्माण किया जाएगा। 2 5 स्टार होटल का निर्माण पटना में भी किया जा रहा है और राजगीर में भी किया जा रहा है, तथा एक 5 सितारा होटल का निर्माण वैशाली में प्रक्रियाधीन है। यानी कि टोटल बिहार में अगर देखा जाए तो 5 स्टार होटल का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 2 5 सितारा होटल पटना में, 2 राजगीर में और 1 जो है वह वैशाली में। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत सोनपुर मेला स्थल का विकास किया जाएगा। ठीक है, और केंद्र सरकार के प्रसाद योजना के अंतर्गत सारण स्थित अंबिका भवानी मंदिर का विकास किया जा रहा है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, पर्यटन से संबंधित केंद्र सरकार की कई सारी स्कीम है। स्वदेश दर्शन योजना, ठीक है, केंद्र सरकार का प्रसाद योजना, तो इन सभी के जरिए बिहार में पर्यटन के विकास को भी गति प्रदान की जा रही है। अब आइए ऊर्जा सेक्टर। ऊर्जा सेक्टर के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है। बिहार सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए क्या क्या काम कर रही है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य बिहार सरकार ने निर्धारित किया है। 2026-27 में राज्य की अधिकतम बिजली की मांग कितनी? 9600 मेगावाट से अधिक पहुंचने की संभावना है। पथ निर्माण विभाग। 7 निश्चय पार्ट 3, ठीक है, सुलभ संपर्कता, इसके अंतर्गत एक लक्ष्य है। 7 निश्चय पार्ट 3 के अंतर्गत सुलभ संपर्कता हेतु 5 नए एक्सप्रेस वे के निर्माण की घोषणा की गई है। देखिए, पहले क्या होता था कि सरकार के पास इतनी पूंजी नहीं होती थी कि राज्य सरकार अपने पैसे से नए एक्सप्रेस वे का निर्माण करे, लेकिन अब देखेंगे कि महाराष्ट्र और यूपी वगैरह में क्या हो रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा भी एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। जैसे आगरा यमुना एक्सप्रेस वे, ठीक है, वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा उसका निर्माण किया जा रहा है। गोरखपुर एक्सप्रेस वे, वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा यूपी में
में निर्माण किया जा रहा है। इसी तर्ज पर महाराष्ट्र, यूपी जैसे राज्यों की तर्ज पर अब बिहार सरकार के द्वारा भी अपने संसाधन से नए एक्सप्रेसवे बनाने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से सरकार के द्वारा इस वर्ष के बजट में 5 नए एक्सप्रेसवे निर्माण की घोषणा की गई है, ताकि बिहार में परिवहन के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। स्वाभाविक सी बात है, अगर एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा तो इंडस्ट्री की वृद्धि होगी और कई सारी चीजों में सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। अभी बिहार में वर्तमान समय में केंद्र सरकार के द्वारा 4 एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है और सारे एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। तो केंद्र सरकार के द्वारा निर्माणाधीन बिहार में 4 एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं? पहला वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, दूसरा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे और चौथा है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। अगला है परिवहन। संपूर्ण राज्य में 500 से अधिक ग्रीन बस स्टॉप शुरू करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, 500 से अधिक ग्रीन बस स्टॉप योजना। वर्तमान समय में 6 जिलों में 100 महिला स्पेशल पिंक बस शुरू की गई है। कौन कौन से 6 जिला है जहां पर महिला पिंक बस की शुरुआत की गई है? गया, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया। ये 6 ऐसे जिले हैं जहां पर महिला स्पेशल पिंक बस की शुरुआत की गई है। इसके अलावा परिवहन के क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा 100% डीजल चालित सार्वजनिक बसों का सीएनजी एवं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में रूपांतरण की योजना रखी गई है। अब आइए खेल से संबंधित, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगामी वर्षों में कई सारे खेल, अब देखेंगे कि 2025 ईस्वी में कई सारे नेशनल खेल का यहाँ पे बिहार में आयोजन किया गया है। ठीक है, और आगामी वर्षों में भी कई सारे खेल बिहार में प्रस्तावित हैं, जिससे हम लोग देख लेते हैं। प्रीलिम्स में सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2026 ईस्वी में FIH हॉकी प्रो लीग का आयोजन किया जाएगा। 2028 ईस्वी में नेशनल यूथ गेम्स का बिहार में आयोजन किया जाएगा। 2030 में विश्व कप हॉकी एवं राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा और 2034 ईस्वी में राष्ट्रीय खेल का आयोजन बिहार में किया जाएगा। तो बिहार एक खेल इंडस्ट्री हब के रूप में डेवलप हो रहा है। 2025 ईस्वी में हमने कई सारे यहाँ पर नेशनल गेम्स का यहाँ पे आयोजन, नेशनल इंटरनेशनल गेम्स का आयोजन यहाँ पर किया गया। उसी प्रकार से आगामी आने वाले वर्षों में कई सारे नेशनल गेम्स बिहार में प्रस्तावित हैं, जैसे 2034 ईस्वी में राष्ट्रीय खेल का आयोजन, 2030 में राष्ट्रमंडल खेल और विश्व कप हॉकी का आयोजन, 2028 में नेशनल यूथ गेम्स का आयोजन और 2026 ईस्वी में इसी वर्ष FIH हॉकी प्रो लीग का आयोजन किया जाएगा। अब आइए स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित। स्वास्थ्य क्षेत्र पहला है राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात। वर्तमान समय में कितना है राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात? 104 हो गया घटकर, और शिशु मृत्यु दर कितना हो गया है? 23। दरभंगा एवं बेगूसराय में आयुर्वेदिक कॉलेज, मुजफ्फरपुर में होम्योपैथिक कॉलेज तथा पटना में तिब्बी कॉलेज निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। प्रखंड स्तर पर संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। तो यह हो गया है स्वास्थ्य के संबंध में सरकार के द्वारा किया जा रहा है कार्य। अब हम लोग डिस्कस करते हैं करेंट अफेयर प्रोग्राम के बारे में। अभी आपको बताया गया था, इसका PDF जो है, जो भी हमने अभी डिस्कस किया बिहार बजट, इसका PDF आपको इसी पेड ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है। इसका जुड़ने का चार्ज है 399 रुपये। पेमेंट का नंबर आपको दिया गया है, ये दोनों नंबर है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम हर जगह अवेलेबल है। 8375934036 या 9870564701। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या मिलेगा? जनवरी 2025 से लेकर 72वीं BPSC प्रीलिम्स होने तक वैलिडिटी है 72वीं BPSC प्रीलिम्स। प्रत्येक महीने का प्रतियोगिता दर पर मैगजीन का शॉर्ट नोट्स, परीक्षा मंत्र मैगजीन का नोट्स, बिहार मासिक करंट अफेयर, PIB 15 दिन के अंतराल पर, आर्थिक सर्वेक्षण भारत एवं बिहार सरकार 25-26, बजट बिहार एवं भारत सरकार का 26-27 का, तथा जनवरी 2025 से प्रारंभिक परीक्षा तक का न्यूज़पेपर का समसामयिकी नोट्स इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि करेंट अफेयर के सारे जो कंटेंट है आपको इसी ग्रुप पे प्रोवाइड किए जाएंगे और इसके अलावा करेंट अफेयर में आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसे जुड़ने के लिए जो नंबर दिया गया है, कॉल या मैसेज करके आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में विशिष्ट जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPSC सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें। आगामी आने वाले कुछ दिनों में बिहार का इकोनॉमिक सर्वे
जो अभी हाल ही में पेश किया गया था। तो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स को भी आने वाले कुछ समय में यूट्यूब चैनल पर वीडियो के रूप में अपलोड कर दिया जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।